अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स। और आज टॉक्स के बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं उसमें एक सेशन आ सकता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के बारे में और उसकी प्रोफिलैक्सिस के बारे में कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे ये देख लेते हैं कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्या होता है। अगर एक बेबी का, एक इन्फेंट की सडनली डेथ हो जाए और उसके जो डेथ सीन है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसमें भी कोई कॉज ना मिले, बच्चे की ऑटोप्सी की जाए, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसमें भी कोई अपरेंट कॉज ना मिले, और जो सीन है उसका, जिस सिचुएशन में बेबी की डेथ हुई है उसके पेरेंट्स की सिचुएशन क्या है, उन सारों को भी किया जाए और उसमें कोई अपरेंट कॉज ऑफ डेथ ना मिले, तो इसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम लेबल किया जाता है, जो कि सब टाइप है सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ इन इन्फेंसी की। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से बहुत सारे बच्चे दुनिया में अफेक्ट होते हैं, स्पेशली हाई रिस्क बेबीज़। ऐसे इन्फेंट्स, ऐसे न्यूनेट्स जो कि हाई रिस्क होते हैं, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज होते हैं, आईयूजीआर के साथ होते हैं या कंकॉमिटेंट डिजीज़ के साथ पैदा होते हैं, जिनकी सर्जरीज हुई होती है न्यूनेटल पीरियड में, जिनको ऑनगोइंग कार्डिक इशू होता है, लेकिन कार्डिक इशू जो है वो अनएक्सप्लेन्ड होता है। कार्डिक इशू जो है वो जस्टिफाई नहीं करता इनकी डेथ को। तो इन बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के। कुछ फैमिली सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें सडन इन्फेंट डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स अल्कोहलिक हो, पेरेंट सेपरेशन हुई हो, पेरेंट एडिक्ट हो, पेरेंट जो है वो स्मोकर हो, बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ सो रहा हो, यानी क्लोज कंजस्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हो, बच्चे के लिए अलहदा से क्रिब और अलहदा से बिस्तर ना हो, तो उस केस में भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स जो है, फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि दे आर इन मेंटल स्ट्रेस, साइकेट्रिक डिजीजेज हैं मदर में या फादर में, तो फिर भी बच्चा जो है वो हायर रिस्क पे हो जाता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की। फिर इसमें डिस्कशन हो सकती है कि क्या क्या मैयर्स आप लेंगे, आप पेरेंट्स को कैसे बताएंगे कि इस तरह का सीन जो है, इस तरह का इवेंट दोबारा ना हो इनकी ज़िंदगी में। क्या आप उनको मशवरा देंगे कि एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे को नर्स किया जाए, ताकि बच्चे का सडन इन्फेंट डेथ के चांसेस फॉर इन फर्दर जो है वो फर्दर प्रेगनेंसीज, फर्दर बेबीज़ में ख़त्म हो जाए। नंबर वन, बैक टू स्लीप स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे प्रोन सोते हैं, यानी जो उल्टे होकर सोते हैं, उनमें चांसेस ऑफ सडन इन्फेंट डेथ ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दो चिल्ड्रन जो कि सुपाइन, यानी अपनी बैक पे जो सोते हैं, उनके चांसेस कम होते हैं। ऑल दो प्रोन लेटने से बच्चे को जो कॉलिक के चांसेस और गैस के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन प्रोन स्लीपिंग से सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर हाउस होल्ड स्मोक और फैमिली जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट, फैमिली की साइकेट्रिक सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट बड़ी ज़रूरी हो जाती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के केसेस को प्रिवेंट करने के लिए। इफ़ समबडी इज स्मोकिंग इन द फैमिली क्लोजर टू द चाइल्ड, अगर चाहे बच्चे के इर्द गिर्द जो है वो स्मोक किया जा रहा है, मदर है या फादर है, और बच्चे तक स्मोक पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो उस बच्चे को चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए घर में आपने इंश्योर करना है कि नो बडी शुड स्मोक एट होम। नंबर तीन, जो बेडिंग है उसकी, बच्चे की बेडिंग आपने इस तरह से बनानी है कि हार्ड मैट्रेस होगा, और बच्चा जिस मैट्रेस पे सोए वो बड़ा हार्ड मैट्रेस होना चाहिए। उसमें जो है वो आप अगर ऐसे प्रेस करें उसे, तो बहुत ज़्यादा डीप उसे नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम आपकी जो है वो जो फिंगर की टिप्स हैं, जो फर्स्ट फेलिंग्स है, इतना जो है वो प्रेस हो जाना चाहिए, यानी 1 इंच से सवा इंच के दरमियान प्रेस हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर प्रेस करें होने वाला, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बेडिंग होगी तो वो प्रॉब्लम करेगी। मैट्रेस होना चाहिए और उसके ऊपर एक सिंपल शीट होनी चाहिए। और मैट्रेस के साइड पे जो स्पेसेस है, दे शुड नॉट परमिट मोर देन 2 फिंगर्स जितनी बस स्पेस होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो उसमें भी फिर चांसेस हो जाएंगे। बेडिंग बहुत नरम नहीं होगी, बेड के ऊपर कोई एक्स्ट्रा जो है वो स्टफ टॉयज़ नहीं रखे जाएंगे। अगर बेड के ऊपर स्टफ टॉयज़ होंगे तो ऐसे बच्चों में चांसेस जो है वो सफोकेशन के और डेथ के ज़्यादा हो जाते हैं। फिर बेड के जो जो क्रिब है, उसके जो बार हैं, उसके दरमियान स्पेस जो है, इट शुड नॉट अलाउ योर फेस टू गो थ्रू। आपकी एक फिस्ट जो है इसके थ्रू नहीं गुजरनी चाहिए, या इवन फिस्ट ऐसे जो है अपराइट करके फिस्ट जो है उसके अंदर से गुजरनी नहीं चाहिए, वो इतनी ज़्यादा नैरो होनी चाहिए। फिर सिला हुआ ब्लैंकेट जो है उसमें बच्चे को सुलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि बच्चा प्रॉप अप हो। अक्सर जो हमारे पास अभी जो स्लीपिंग बैग या स्टिच ब्लैंकेट्स मिल रहे हैं, वो इस तरह के हैं कि उनमें उसमें बच्चे के पाँव ऊपर हो जाते हैं और बच्चे का सर नीचा रह जाता है। उससे रिगर्स, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स और एस्पिरेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया होता है बच्चे को, और एस्पिरेट कर लेता है बच्चा,
और बच्चा सोए-सोए जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। इस चीज़ को भी आपने प्रिवेंट करना है। फिर जो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ हैं जो कि मदर फीड ले रहे हैं, उनका पेसिफायर का इस्तेमाल थोड़ा बेहतर प्रिवेंट कर सकता है डेवलपमेंट ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बेबी को मदर के रूम में ही एक सेपरेट बेड पे या सेपरेट क्रिब पे जो है वो नर्स करना होता है, वहाँ पे सुलाना होता है और बेबी को ओवर रैप नहीं करना। जैसे पाकिस्तान में अक्सर ख़वातीन करती हैं बहुत ज़्यादा ओवर रैप, लूज़ ब्लैंकेट्स में, लूज़ कपड़ों में लपेट लेती हैं। ऑल्दो जो ठंडे इलाके हैं और रिसोर्स पोर कंट्रीज़ हैं, उनमें यही होता है कि नंबर ऑफ़ लेयर्स, चाहे बारीक-बारीक भी कपड़े हों, लेकिन जब नंबर ऑफ़ लेयर्स बढ़ जाती हैं, तो फिर बेबी वार्म रहता है उन कपड़ों के अंदर। मतलब 3 लेयर हैं क्लॉथ्स की, तो उनके दरमियान जो 2 एयर कॉलम्स बनेंगे, जो फ़िल्म बनेगी, एयर फ़िल्म बनेगी, वो जब वार्म हो जाएगा बच्चा, वो जब फ़िल्म जो है वो वार्म हो जाएगी, तो फिर बाहर से कोल्ड का अंदर तक आने का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ लेयर्स क्लॉथ की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बजाय इसके कि बहुत थिक सा या मोटा सा कंबल हो, जो कि अगर बच्चे के मुँह पे आ जाए तो उससे हटाया भी ना जा सके वीक बेबीज़ के। तो बेबी को ओवर रैप नहीं करना, ओवर उसकी चेस्ट को नहीं बाँधना। जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के एरियाज़ में ऐसा किया जाता है कि बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो दे टाई हिज चेस्ट, चेस्ट के इर्द-गिर्द एक बैंड बना देते हैं। तो उससे लगता है ऐसे है कि चेस्ट शायद चेस्ट रिसेशंस नहीं हो रही और इंटरकॉस्टल रिसेशंस नहीं हो रही, नज़र आना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर तो पूरा जो है वो क्रेप बैंडेज बाँध दी जाती है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस भी जो है वो भी बेबी की डेथ की कॉज़ बन सकती हैं। फिर रात के वक़्त आधा सोए आधी जागी हालत में बच्चे को लेटी हुई पोज़ीशन में क्रीम में लेटे-लेटे फ़ीड कराना भी कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर इट। व्हेनेवर चाइल्ड इज़ फेड एट नाइट, मदर एंड बेबी बोथ शुड बी अलर्ट एंड एक्टिव। और बेबी जो है मदर अपनी लैब में होल्ड करे और फिर उसको फ़ीड करवाए, तो चांसेस ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कम हो जाते हैं। फिर इससे एक रिलेटेड इश्यू है जिसे हम कहते हैं ब्रीफ रिज़ॉल्व्ड अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स। अगर बेबी का जो है वो सर्वाइव कर जाता है इस तरह के इवेंट में, उसको सडन सिंकपी होती है, सडन पैलर आता है या साइनोसिस आता है और उसके साथ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स भी होती हैं, व्हिच आर अनएक्सप्लेन्ड बाय द मेडिकल कंडीशन, व्हिच आर अनएक्सप्लेन्ड बाय द बाय डेफिनेशन ऑफ फिट्स के ऊपर भी पूरी नहीं उतर रही वो, और अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटी है, तो उसको हम ब्रीफ रिजॉल्व्ड अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स कहते हैं। एंड इसके साथ भी बच्चा जो है वो टॉक्स में आ सकता है, एक काउंसलिंग सेशन में आ सकता है कि ब्रीफ रिजॉल्व्ड अनएक्सप्लेन्ड इवेंट हुआ है एंड दिस इज़ अ हाई रिस्क बेबी। आप मदर को काउंसल करें कि इसको सिड्स कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये थी डियर डॉक्टर्स मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग सिड्स की प्रिवेंशन और ब्रू के बारे में, ब्रीफ रिजॉल्व्ड अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।